सुप्रीम कोर्ट वक्फ मामले में क्या फैसला करता है, ये जानने के लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि वक्फ मामले की सुनवाई अब देश के मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि जस्टिस संजीव खन्ना नहीं करेंगे, बल्कि जो अगले चीफ जस्टिस हैं जस्टिस BR गवई वो करेंगे, वो भी तब जब वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। दरअसल हुआ ये कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो रिटायर हो रहे हैं 13 मई को। आज 5 मई का दिन है, 13 मई को वो रिटायर हो रहे हैं, यानी कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है इस मामले की सुनवाई करने के लिए। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो उन्होंने कहा कि जस्टिस BR गवई की बेंच को ये मामला ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी कि जब वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे 14 मई को, तो 15 मई को वक्फ मामले की वो सुनवाई करेंगे। मेरे साथ वक्फ मामले को समझने के लिए इमरान मसूद जी हैं, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं सहारनपुर से। और अहम बात, JPC बनाई गई थी संसद के अंदर वक्फ मामले के ऊपर, वक्फ कानून के ऊपर, तो उसमें भी सदस्य रहे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज कोर्ट में क्या हुआ ये तो मैंने बता दिया है, मैं आपसे समझना ये चाह रहा हूँ, एक तस्वीर ये पेश की गई है कि वक्फ जो है ये जगह जगह संपत्ति कब्जा करता फिरता है, यही केंद्र सरकार ने भी इस तरह की इमेज बनाई। तो मैं सिलसिलेवार तरीके से आपसे जानना चाह रहा हूँ, सबसे पहली जो आपत्ति वक्फ बाय यूज़र की है, वक्फ बाय यूज़र क्या है और उसमें आपत्ति क्या है? हाँ देखिए, मैं आपको सारा समझाता हूँ। पहले तो ये जो वक्फ बिल इन्होंने ड्राफ्ट किया है, ये मुसलमान की या इस्लाम की बेसिक को भी नहीं जानते, बेसिक को भी नहीं जानते, तो ये वक्फ को क्या जानेंगे। वक्फ जो है, वक्फ केवल वो प्रॉपर्टी हो सकती है जिसका मालकाना हक, जिसका मालकाना हक जो वाकिफ है उसके पास हो 100% बिना विवाद के। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। मरी भेड़ ख्वाजा खिजर के नाम नहीं होने की। हाँ। कि भेड़ मर गई तो उन्होंने कहा ख्वाजा जी के चढ़ा दो ले जा करके, नहीं। ठीक है। वक्फ वही होगी प्रॉपर्टी, या वक्फ वही चीज होगी जिसके ओनर आप खुद होंगे। नंबर 1, वक्फ हमारा धार्मिक कृत्य है, वक्फ हमारा एक फरीजा है। हाँ। वक्फ और वक्फ बोर्ड दोनों बिल्कुल अलग। एक बार मैं वक्फ का मतलब बता दूं, वक्फ का मतलब ये होता है, ये अल्लाह की राह में क्या हुआ, यानी कि हिंदी में समझे तो एक तरह का दान है, पुण्य काम के लिए, फॉर कॉज। तो ये जो वक्फ इसको कहते हैं दान है पुण्य के लिए। हाँ। और वक्फ बोर्ड जो है वो प्रबंधन का एक तंत्र है, वो प्रबंधन का तंत्र सरकार का है। वक्फ बोर्ड मालिक नहीं है, वो प्रबंधन करता है सिर्फ। ना मालिक नहीं है, वक्फ बोर्ड है प्रबंधन का। ठीक है। हाँ। उसके मैनेजमेंट का। ठीक है। उसके मैनेजमेंट का तंत्र है, और वो तंत्र है सरकार का। वो सरकार का तंत्र है, किसी का नहीं है, सरकार का है। अब सरकार ने जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि वक्फ बोर्ड तो इतना पावरफुल था, वक्फ बोर्ड ने तो यहाँ पे वो कर दिया था, वक्फ बोर्ड ने तो उसके तो फैसलों को कोई चैलेंज ही नहीं करना। 18 ट्रिब्यूनल हैं देश के अंदर, और जो ट्रिब्यूनल को वक्फ ट्रिब्यूनल को पावर थी वही सारे ट्रिब्यूनल को पावर है, निकाल लीजिए। आप ऐसा नैरेटिव मत बनाओ ना। आपने जब हम JPC में आए तो आपने कह दिया कि 8.5 लाख एकड़ है, फिर 9.5 लाख एकड़ के साथ वक्फ के अंदर संपत्ति, वक्फ में संपत्ति। फिर वो भी बढ़ते 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 पार्लियामेंट में जब स्पीच हुई तो पार्लियामेंट के अंदर बता रहे हैं कि 39 लाख है, अब बता रहे हैं कि 13 से और 24 तक इन्होंने 20 लाख एकड़ जमीन जो है अपनी बता दी। तो भैया कहाँ बताई वक्फ ने, आपको साबित करना पड़ेगा। आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन से गांव में है, कौन से तहसील में है, कौन से प्रदेश में है, देश के किस हिस्से के अंदर जमीन वक्फ की है, आपको बताना पड़ेगा और आपको साबित करना पड़ेगा कि ये वक्फ की है। बहुत बढ़िया। वक्फ बाय यूजर क्या है और इसको लेके क्या आपत्ति आप लोगों की है? देखिए 1906 से पहले रजिस्ट्री नहीं होती थी देश में। ठीक है। 1906 से पहले जो भी प्रॉपर्टी है, जहाँ कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान हो गया, जहाँ मंदिर है वो मंदिर हो गया, जहाँ शमशान है वो शमशान हो गया, जहाँ गिरजा है वो गिरजा हो गया, जहाँ गुरुद्वारा है वो गुरुद्वारा हो गया। तो जितनी कदीमी चीजें हैं, चाहे वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा कुछ भी हो, वो बाय यूजर कहलाएंगी। अच्छा। बाय यूजर जिसमें जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो वैसा ही मान लेते हैं कि भाई यही है। बस खेल का मैदान है तो खेल का मैदान कहलाएगा। जो जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा था वो बाय यूजर है। ठीक है। तो बाय यूजर जो था वो शब्द था। वक्फ की 90% प्रॉपर्टी बाय यूजर है। अच्छा। वजह यह है कि 1906 से 90% प्रॉपर्टी वक्फ जो है वो 1906 से पहला है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जाओ मस्जिद के कागज मांगने लग जाएंगे, वो तो कागज तो नहीं मिलेंगे, वो बाय यूजर है ना, तो शाहजहां से तो बाय यूजर है। देखिए बाय यूजर है, उसके आपको रिकॉर्ड सनद मिल जाएंगी, उसके खतौनी वो जो होते हैं, जो कागज होते थे वो मिल जाएंगे, सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर आपको बैनामा तो होता ही नहीं था, तो बैनामा उस समय पर। ठीक है। तो आपत्ति इसमें क्या है, सरकार इसमें क्या कर रही है? सरकार इसमें कर रही है कि बाय यूजर को कहती है सरकार के हम हटाएंगे। अब हमारे विरोध के बाद उन्होंने कहा हम शामिल कर लिया बाय यूजर, लेकिन बाय यूजर के अंदर उन्होंने शर्त लगा दी, जो संपत्ति पूर्णतः या भागतः विवादाग्रस्त होगी या सरकारी कब्जे में होगी, उसको बाय यूजर से अलग माना जाएगा। अरे भाई,
आप तो सीधी सीधी दादागिरी करके हमारी जमीन छीन रहे हो। तो फिर इसका मतलब ये हो सकता है कि कल को किसी चीज़ पे विवाद हो जाए, मतलब किसी मस्जिद पे विवाद हो गया तो वहाँ पे नमाज पढ़नी बंद हो जाएगी, आप ये कह रहे हो? ये तो पूरी तैयारी इसी तरह की किए हुए हैं। हाँ। 1991 का पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानने को कौन तैयार हो रहा है? हाँ। ये तो पूरी तरह से संविधान को रौंदने के ऊपर लगे हुए हैं कि संविधान को रगड़ दें। ये लड़ाई मुसलमान की नहीं है, संविधान की। एक जो काउंसिल और बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर की बात है, उसको लेकर एक बड़ी आपत्ति आप लोगों की। भैया एक बात बताओ, जिसे आप मुझे मंदिर में भेज दो कि जी तू पूजा कराना शुरू करा दे, मैं करा दूंगा क्या? नहीं करा सकता नहीं, ना। कोई हिंदू किसी मुसलमान को बोर्ड में स्वीकार नहीं करेगा। नहीं मैं करा दूंगा क्या? अगर आप स्वीकार भी कर लो मैं करा दूंगा क्या? मुझे पता ही नहीं है कौन सा मंत्र पढ़ने जाना। आपसे कहने लगो भाई तुम चलो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाओ, तो तुम्हें पता है तुम नमाज कैसे पढ़ोगे भाई? आपको आपकी संस्कृति पता है, मुझे अपनी संस्कृति पता है। ये क्या है तमाशा देश में बना रहे हैं बिला वजह का। ठीक है। अब मेरे साथ अमानतुल्लाह खान हैं, आम आदमी पार्टी के दिल्ली से विधायक हैं और इस मामले में याचिकाकर्ता भी हैं। अमानत जी, अभी हमने इमरान मसूद जी को सुना। आम शब्दों में, आम आदमी के शब्दों में बताइए कि आपत्ति आपको क्या है, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि आपका जो विरोध है इस मामले को लेकर वो सही है, जायज़ है। क्योंकि बहुत से लोगों को ये लग रहा है, ऐसी तस्वीर बनाने की कोशिश की गई है कि वक्फ जो है ये संपत्ति पर कब्जा करता है और सरकार अगर उसको रोकने की कोशिश कर रही है, तो आप लोग जो हैं पहले संसद में आपत्ति कर रहे थे, अब जो है कोर्ट चले गए हैं। देखिए, वक्फ ऐसे ही किसी भी ज़मीन को अपनी ज़मीन नहीं बना देगा, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। और मैं क्योंकि वक्फ का चेयरमैन रहा हूँ, जैसे हाँ बता दूँ, दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। जैसे दिल्ली में 1970 प्रॉपर्टियाँ वक्फ की हैं, और वो सब नज़र नहीं आती, बहुत सारी उसमें से कब्ज़ा हो गई हैं। अच्छा। जो हमारी अपनी प्रॉपर्टीज़ थी वो भी कब्ज़ा हो गई हैं। अब ऐसे ही जो पहले मस्जिदें थी जो रिकॉर्ड पर थी वो 185 थी। अच्छा। अब जो मैंने नया सर्वे कराया था, जो कॉलोनीज़ बसी हैं, जो आबादी बढ़ी है, वहाँ पर जो लोगों ने अपनी मस्जिदें जगहें खरीद करके चंदा करके मस्जिदें बनाई हैं, वो प्रॉपर्टियाँ बढ़ी हैं। 1200 मस्जिदें और बढ़ी हैं वो उन इलाकों में। जैसे मेरे इलाके में वक्फ के एक भी नहीं आती, वक्फ के कंट्रोल की, जो डायरेक्ट कंट्रोल वक्फ का है, हाँ, वो नहीं आती। लेकिन वक्फ बाय यूज़र वो वक्फ की है, ठीक है, क्योंकि खुद बनाई है। हाँ। अब हमें जो बड़ी जो मेन इसमें चीज़ें हैं, जैसे पहले वक्फ के 7 मेंबर हुआ करते थे स्टेट वक्फ के, 7 या 11। हाँ। 7 के साथ मुस्लिम थे, उसमें मुस्लिम लफ्ज़ लिखा था कि अगर MLA होगा तो मुस्लिम होगा, इलेक्टेड। हाँ। MP मुस्लिम होगा, इलेक्टेड। बार काउंसिल मुस्लिम होगा, इलेक्टेड। और ऐसे ही मुतवल्ली, इलेक्टेड। अच्छा। अब 3 नॉमिनेटेड थे, इसमें शिया स्कॉलर, सुन्नी स्कॉलर और हाँ, एक सरकारी अफसर या सोशल वर्कर, ठीक है। उनमें से 4 में से कोई एक 3 था। अब इन्होंने उसको एनी मुस्लिम लफ्ज़ हटाकर एनी अदर कर दिया, एनी कर दिया, तो अब कोई भी आ सकता है। पहले मुस्लिम था, ये एक अहम चीज़ है। दूसरा, जो वक्फ नेशनल काउंसिल है जिसमें 20 मेंबर थे, 20 के 20 मुस्लिम हुआ करते थे, मुस्लिम लफ्ज़ था। अब उन्होंने 20 की जगह 22 कर दिए। अच्छा। मुस्लिम की तादाद घटाकर 20 से 10 कर दी, 12 एनी अदर कर दिया। अच्छा, यानी दूसरे धर्म के लोग हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, सेंट्रल लेवल पे वक्फ काउंसिल होता है और स्टेट के अंदर वक्फ बोर्ड होता है, ठीक है। हाँ। स्टेट की जितनी प्रॉपर्टियाँ वक्फ बोर्ड, जो स्टेट बोर्ड मैनेजमेंट है, वो उसको मैनेज करता है। पहले ये प्रोसेस जो था इलेक्टेड था, ठीक है। इलेक्शन होता था, मेंबर अपॉइंट होते थे, 4 इलेक्टेड, हाँ, और 3 नॉमिनेटेड। फिर उसमें इलेक्शन होता था, जिसकी ज़्यादा तादाद होती थी वो चेयरमैन बन जाता था। हाँ। अब वो हटाकर इन्होंने 100 नॉमिनेटेड कर दिया, अपनी मर्जी से चाहे जिसको चेयरमैन बना दो, चाहे जिसको मेंबर बना दो। दूसरा, एक DM को इन्होंने इतनी पावर दे दी कि DM किसी भी प्रॉपर्टी का रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका जो है वो चेंज कर सकता है। अगर वक्फ है रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो उसे हटाकर कुछ भी कर सकता है। ये DM को पावर दे दी। एक ये है कि भाई आप सरकार ने अगर किसी प्रॉपर्टी को ये कहा कि ये गवर्नमेंट की है तो वो गवर्नमेंट की हो जाएगी। ऐसा कैसे? अच्छा, मतलब इसमें से किसी उसकी ज़रूरत ही नहीं है, मतलब कोर्ट वोट की। ये गवर्नमेंट नहीं, ये किस तरह से होगा कि मतलब कहीं किसी में किसी कोई आपत्ति कर देगा तब होगा, या फिर सरकार खुद ही कह देगी? सरकार खुद ही कह दे, DM साहब कह दें कि ये हमारी है, अच्छा, वो उनकी हो जाएगी। अब ऐसे ही एक कोई प्रॉपर्टी है, अगर उसमें डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, हाँ, तो वो पहले दिन से उसका नेचर चेंज हो जाएगा, यानी कि वो गवर्नमेंट की हो जाएगी। हाँ। और वहाँ अगर नमाज हो रही है तो नमाज बंद कर देंगे। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई मस्जिद है और उस पर किसी ने दावा कर दिया कि भाई ये वक्फ की नहीं है, ये मेरी लैंड हुआ करती थी, इन्होंने कब्जा ली है, तो तुरंत ही जो है वहाँ पर नमाज बंद करवा दी जाएगी कि भाई अब ये मस्जिद नहीं है। और फैसला कब आएगा? पहले तो DM करेगा उसका फैसला आएगा, बाद में DM करेगा, फिर कोर्ट जाएंगे, लेकिन फैसला पहले दिन आ गया।
तो ये तो उसमें नमाज बंद कर करके हाँ। पहले दिन वो ले लिया। तो ये जो संपत्ति छीनने वाली बात है वो यहाँ से शुरू होती है कि किसी ने कोई दावा कर दिया तो तुरंत ही उसका स्टेटस बदल जाएगा और फिर मामला जो है अदालती और कागजी कार्रवाई में चलता रहेगा। सही कह रहा हूँ जी? जी हाँ। अब मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ। जैसे दिल्ली में 123 प्रॉपर्टियाँ हैं, ये 123 नहीं थी, ये 246 के आसपास थी, 246 प्रॉपर्टियाँ थी। और उस वक्त में जब अंग्रेज़ हुकूमत थी यहाँ, तो 1913 में अंग्रेज़ हुकूमत ने ये फैसला लिया कि हम दिल्ली को राजधानी बनाएंगे। हाँ ठीक है। और तमाम प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने एक्वायर किया। हाँ, राजधानी बनाने के लिए एक्वायर किया था। और सिंगल एक नोटिफिकेशन जारी करके हाँ। एक्वायर कर लिया। ठीक है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में सब चढ़ गई। हाँ। मुसलमानों ने उस वक्त ये कहा कि हम अपनी प्रॉपर्टी का ना तो मुआवजा लेना चाहते, ना हम अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते। हाँ। ये भी कहा, ऑब्जेक्शन लगा किया, ये चलता रहा। अब वो जब इन्होंने जब हुकूमत बन गई, आज़ाद मुल्क हुआ, हुकूमत कांग्रेस की बनी, तो 1975 में बर्नी कमेटी बनाई। बर्नी कमेटी ने सारी ज़मीनें तलाश की, तो उसमें 123 प्रॉपर्टी, कुछ में पार्क बन गए, कुछ में सड़कें बन गई, तो वो क्लेम ख़त्म हो गया। तो 123 प्रॉपर्टियाँ ऐसी थी जो टोटल की टोटल या तो मस्जिद थी, या दरगाह थी, या कब्रिस्तान था, या मदरसे था। हाँ। वो 123 प्रॉपर्टियाँ बन गई। 1985 में एक ये गज़ट लेकर आए, एक नोटिफिकेशन लेकर आए कि हमारी ही प्रॉपर्टियाँ हमें ही 1 रुपया किराए पर दे दी। हाँ। उसमें विश्व हिंदू परिषद ने ऑब्जेक्शन किया कि इनको 1 रुपया ना देकर के हमें 100 रुपये में दे दो। वो केस चलता रहा। और मुसलमानों की आपत्ति ये थी, हमारी प्रॉपर्टी आप हमें कैसे लीज पे दे सकते हो? अब उसमें 1914 अभी ये 2014 में, हाँ। जब सरकार इनकी जब UAPA 2 था, हाँ। आखिरी दिन था गवर्नमेंट का, उस दिन वो एक नोटिफिकेशन और लेकर आए हाँ। कि वो 1 रुपये का जो किराया था वो ख़त्म करके, हाँ। और वो हमारी प्रॉपर्टी हमें दे दी। हाँ। लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हाँ। अब एक जब वो आपको implement- बीच में रोक रहा हूँ, ये जो 2014 वाली बात आती है बार बार 123 प्रॉपर्टी की, तो वो यही है कि विवादित है और ये कहा जाता है कि दिखाने के लिए कि ऐसे गिफ्ट दे दी। गिफ्ट नहीं है, ये आज़ादी के समय से ही ये इस पर विवाद चल रहा है। हाँ जी। अब हम उसमें फिर आ जाती है हमारी सरकार, मैं चेयरमैन बन जाता हूँ। इन्होंने एक 1 मेंबर कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट नहीं हुई। फिर 2 मेंबर कमेटी बना दी, 2 मेंबर कमेटी हमारे फेवर की थी, तो उसकी रिपोर्ट नहीं आई। फिर एक 1 मेंबर कमेटी बना दी। 1 मेंबर कमेटी का रिपोर्ट हमें बुलाया, मैं नहीं गया उसमें। मैंने कहा कि जब आपकी 123 प्रॉपर्टियाँ हमारी हैं, हाँ। तो फिर आपने खसरा 484 क्यों अलॉट कर दिया दूसरी गवर्नमेंट को? हाँ। गवर्नमेंट की दूसरी एजेंसी को क्यों दे दिया? अच्छा। जब इसमें स्टे है तो हम नहीं जाएंगे, हम हाई कोर्ट हैं। और आप 2 मेंबर कमेटी की रिपोर्ट शाये करो जो हमारे फेवर में है, तो हम नहीं गए। तो उसमें कहा कि चेयरमैन नहीं आए, और एक नोटिफिकेशन यूनियन ऑफ इंडिया ने जारी किया। हाँ। और सारी प्रॉपर्टियाँ कहा कि वक्त तो किराए पर है और ये सारी हमारी प्रॉपर्टियाँ हैं, और वक्त जो कब्जा कर रखा वो खाली करे। मैंने उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाँ। हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो हाई कोर्ट ने माना कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल वक्फ का है, ये सारी प्रॉपर्टियाँ वक्फ की हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल वक्फ का ही रहेगा। केस अभी भी वो चल रहा है। अब ऐसे ही जैसे उसके अलावा जैसे लाल मस्जिद है, हाँ। लाल मस्जिद के पीछे कब्रिस्तान है, वो LNDO रिकॉर्ड में LNDO है। ठीक है। कब्रिस्तान था तो कब्रिस्तान रहा होगा, रिकॉर्ड इन्होंने चेंज कर लिया। हाँ। तो वो इन्होंने कब्जा करके वहां पर बिल्डिंग बनाकर CBI को दे दी। उसमें ट्रिब्यूनल में भी केस चल रहा है। ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है। ट्रिब्यूनल, हम हाई कोर्ट गए, उसमें हम सुप्रीम कोर्ट गए, तो वो कहते हैं जब ट्रिब्यूनल से फैसला आएगा तो वो बिल्डिंग भी आपको दे देगी। ऐसे होता है कहीं? माता सुंदरी रोड पर एक कब्रिस्तान था, ऐसे उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया। ये उसके अलावा 123 के अलावा, और ऐसे ही ये जो खसरा 484 है वो है। अब ये सामने जो तिकोना कब्रिस्तान है निजामुद्दीन में, जो 60 बीघे का है, जिसकी कीमत, जिसमें अमीर खुसरो की कब्र भी है, वही वाला है क्या? जी, लेफ्ट हैंड पे जो TPS से फ्लाईओवर चढ़ते हैं, अच्छा। लेफ्ट साइड में, हाँ, जब हाँ। भोगल की तरफ से जब हम आते हैं, जो लेफ्ट साइड का है, हाँ, राइट ठीक है। साइड में खसरा 484 है, DPS की साइड में, हाँ, हाँ। लेफ्ट साइड में वो है। उसको ये है, अभी मुझे पता लगा पीछे इन्होंने एक वो निकाला था, तो ये यहाँ पर ये रिलायंस को देना चाहते थे 100 करोड़ रुपए में। अच्छा। जबकि उसकी मार्केट रेट के हिसाब से अगर वहाँ 5 लाख भी कीमत, 7 लाख भी कीमत मान हो, तो 42,000 करोड़ की वो प्रॉपर्टी हो गई। अब ये 1 लाख में दे देंगे। तो पहले तो ये है कि इन्होंने बोर्ड को कमज़ोर किया। हाँ। फिर सारी पावर स्टेट को देने की, गवर्नमेंट को दे दी। अब इनकी मर्जी है, चाहे तो ये अडानी को दें, चाहे अंबानी को दें, कोई कुछ नहीं करेगा। हमारी तमाम प्रॉपर्टीज़ ये ले लेंगे। ठीक है। तो और ये जो बात है इसमें कि जो पहले की संपत्तियां हैं उसके कागज़ कैसे दिखाए जाएंगे, इसको लेके भी तो विवाद है। वो तो है ही ना हमारी। हाँ। एक प्रॉपर्टी है 1100 साल से है, एक प्रॉपर्टी है 300 साल से, एक प्रॉपर्टी है 200 साल से है। हाँ। वो तो है ना हमारी। हाँ। तो है वो वक्त बाय नेचर जो है वो हमारी है, वक्त बाय यूज़र हमारी है, वो वक्त बाय यूज़र है। तो आप कहाँ से उसका हम चर्चा कर रहे थे कि जामा मस्जिद के पेपर कहाँ से लाएंगे, वो शाहजहाँ थोड़ी मांगे जाएंगे कि उन्होंने बनवाई दिला पेपर। आप तो किसी भी चीज़ को देख कर ही तो बताया जाएगा कि भाई ये मस्जिद है, ये मदरसा है, ये मंदिर है, ये गुरुद्वारा है। और वो होगी ना, किसी ने तो डोनेट की होगी, किसी ने तो बनाई होगी ना। अब आप उसको क्यों चेंज कर रहे हो? जैसे मतलब लाओ। और खाली आपके इसकी बात नहीं, सालों से जो लोग गांव में रह रहे हैं, तो जो जहां रह रहा है वो उसका ही होता है। पहले नहीं हुआ करते थे रिकॉर्ड वगैरह। अभी भी अगर कोई गांव में आबादी बढ़ी है, हाँ।
तो वहाँ पर वो एक ज़मीन खरीदते हैं, अपना खेत देते हैं, कब्रिस्तान बना देते हैं, तो वो तो उन्हीं का है ना, वो वक्फ बाय यूज़र ही तो हुआ। हाँ। अब वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो कहीं नहीं है। जैसे मेरा इलाका है, 100 से ज़्यादा मस्जिदें हैं, सारी की सारी वक्फ बाय यूज़र हैं, सब लोगों ने ज़मीन खरीद करके बनाई है। दिल्ली में 1200 मस्जिदें मैंने जो इनरोल की थी, हाँ। जो इमामों को देता था, तो 1200 तो मैंने नहीं इनरोल की थी, वो वक्फ के रिकॉर्ड में थोड़ी थी। जो 1970 प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अलावा 1200 मस्जिदें तो मैंने, और बहुत सारी रह गई हैं, मदरसे भी रह गए हैं। ये जो कह रहे इतनी बढ़ गई, आबादी नहीं बढ़ी, आबादी बढ़कर लोगों ने खरीद कर बनाई है, कब्जा थोड़ा ने किया है ज़मीनों को। 15 मई का दिन तय हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई हुई और उसमें अभी ये तय हुआ है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास अब समय नहीं है। समय इसलिए नहीं है क्योंकि वो रिटायर होने वाले हैं, तो उन्होंने अगले जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो इस मामले की जो है सुनवाई करें। जो बड़ा मुद्दा जो इसके अंदर है, जो आपत्ति आ रही है, वो ये है कि वक्फ बाय यूज़र यानी कि जो संपत्ति जिस तरह से इस्तेमाल हो रही है, चाहे वो मस्जिद है तो मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, दरगाह, कब्रिस्तान, मदरसा, ईदगाह, तो जिसके कागज़ नहीं हैं, यानी कि पहले जो है जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले कागज़ तो होते ही नहीं थे, तो वो जैसे चली आ रही हैं वो वैसे चलती जा रही हैं। लेकिन इसमें प्रावधान ये किया गया कानून के अंदर, आपत्ति इस बात पे आ रही है वो ये है कि अब ये कर दिया गया इसके अंदर कि जो डीएम है, अगर मान लीजिए किसी संपत्ति पर, किसी मस्जिद में मान लीजिए कोई विवाद होता है और ये कहता है कोई व्यक्ति कि भाई ये मेरी ज़मीन है, इन्होंने ये वक्फ कैसे कर दी, तो इस पर विवाद हो गया, तो जैसे ही विवाद हो जाएगा उसका जो स्टेटस है वक्फ वाला, वो उस पर रोक लग जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए किसी मस्जिद पर जो है विवाद हो गया कि ये ज़मीन जो है कोई वक्फ नहीं कर सकता था, ये वक्फ नहीं हो सकती है, कोई ये कहे मेरी ज़मीन है, तो सबसे पहले वहाँ पर जो है नमाज बंद हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि डीएम जो है इस मामले को आगे फैसला करेंगे। पहले ट्रिब्यूनल हुआ करते थे वक्फ के लिए, जो स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल थे, अब जो है इसके लिए बना दिया गया है कि डीएम जो है इस मामले की सुनवाई करेगा। एक तरह से डीएम को ही अदालत मान लिया गया है शुरुआती दौर में। और डीएम क्या होता है, डीएम सरकार ही होता है, सरकार का ही तो प्रशासन होता है, प्रशासन के हाथ में दे दिया गया है। तो इनिशियल सुनवाई जो है वो डीएम कर देगा और डीएम जो फैसला कर देगा फिलहाल के लिए वो मान्य हो जाएगा, जब तक कि कोर्ट उस पर कोई अगला फैसला ना कर दें। एक माहौल ये भी बनाया जा रहा है कि पहले कोर्ट में नहीं जा सकते थे, कोर्ट में मामले जा सकते थे, लेकिन होता यह था कि सीधे कोर्ट में नहीं जाते थे। कोई वक्फ को लेकर कोई किसी का दावा है तो उसमें सबसे पहले वक्फ ट्राइब्यूनल में मामला जाता था, और अगर कोई संतुष्ट नहीं है उस फैसले से तब मामला हाई कोर्ट में जाता था। लेकिन अब किसी भी संपत्ति पर अगर कोई दावा कोई ठोकेगा तो सबसे पहले उसका वक्फ का जो स्टेटस है उस पर रोक लग जाएगी। उसके बाद डीएम मामले की सुनवाई करेगा और फिर यानी कि एक स्थिति ये भी बन सकती है कि मान लीजिए कोई मस्जिद है, उस पर किसी ने दावा कर दिया, तो सबसे पहले वहाँ नमाज जो है पढ़नी बंद हो सकती है, उसका स्टेटस जो है वक्फ वाला वो ख़त्म हो जाएगा। फिर डीएम ने ये कह दिया कि हाँ भाई ये दावा सही है, ये वक्फ की संपत्ति नहीं हो सकती है, तो फिर जो है वो संपत्ति वक्फ की नहीं रह जाएगी और वहाँ पर जो है उसको उस आपत्ति को लेकर कि जो अगर कोई चाह रहा है कि ये वक्फ है तो वो लोअर कोर्ट जाएगा और उसके बाद में अपनी लड़ाई लड़ेगा। तो मुस्लिम जगत जो है उसमें इस बात को लेकर नाराज़गी है कि ऐसे तो आप किसी भी संपत्ति में पहले विवाद डाल देंगे जानबूझकर और उसको संपत्ति को हथियाने के लिए आप षड्यंत्र के तहत जो है ये सब कर सकते हैं। और ये सब होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो देश में मौजूदा सरकार है उसके बारे में माना जाता है कि ये जो है मुसलमानों से दूरी बना के रखती है या प्रो मुस्लिम या फिर मुसलमानों में जो है इसकी छवि अच्छी नहीं है। और मुसलमान भी जो हैं ये देखा गया है कि जो देश की मौजूदा सरकार है बीजेपी है उससे उस पर जो है भरोसा नहीं करते हैं, उसे पसंद नहीं करते हैं, ज़्यादातर उसको वोट नहीं देते हैं। तो एक डिस्ट्रस्ट की बात है, इस वजह से भी ये सब हो रहा है। और एक बहुत बड़ी बात आप खुद सोच के देखिएगा, ये वाली बात तो है ही जो मैंने बताई, एक बहुत बड़ी बात ये है कि जो वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल हैं उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर को शामिल करने की बात कही गई है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इस बात पर एक सवाल किया था कि क्या हिंदू जो बोर्ड होते हैं, जो टेम्पल ट्रस्ट होते हैं, क्या उसके अंदर आप एक नॉन हिंदू को या किसी मुसलमान को जो है आप हिंदू टेंपल के बोर्ड में क्या शामिल कर सकते हैं? ऐसा कहीं कानून है क्या? तो इसके ऊपर केंद्र सरकार ने जो है जवाब नहीं दिया था कि क्या ऐसा हो सकता है। नहीं, जाहिर तौर पर ये मैं प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है? आसानी से स्वीकार भी नहीं होता और कहीं जो है अभी तक की जानकारी के मुताबिक ऐसा कहीं है ही नहीं। तो इसीलिए ये जो वक्फ का मुद्दा है ये ज्वलंत बना हुआ है और मुस्लिम जगत जो है उसको ये लग रहा है कि सरकार हमारी संपत्तियों पर जो है कब्जा करने के लिए ये कानून लाई है और हमारी संपत्तियों और उसका जो मैनेजमेंट है उस पर कब्जा करने के लिए ही ये नॉन मुस्लिम मेंबर की जो बात है
ये कानून के अंदर लेके आई है। वरना इससे पहले तक ये बात ठीक है, वक्फ बोर्ड में करप्शन की शिकायतें जो हैं ये सालों से चल रही हैं, मिसमैनेजमेंट की शिकायतें सालों से चल रही हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि इस तरह से सरकार जो है अपने जो जनादेश उसको मिला है, जो उसके पास आंकड़े हैं संसद के अंदर, उसका इस्तेमाल इस तरह से किसी धर्म के अंदर उसके जो काम हैं उसमें दखल देने के लिए करे? ये सवाल जो है याचिकाओं में उठाया गया है कि सबको धार्मिक स्वतंत्रता है, सबको स्वतंत्रता है कि वो अपने धर्म के मामले में जो भी प्रबंधन है उसको लागू करें। तो ये एक ज्वलंत मुद्दा है जो आने वाले समय में भी जिस पर नज़र हमारी बनी रहेगी। आप शरद शर्मा ऑन ग्राउंड को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर शरद शर्मा और एक्स पर भी शरद शर्मा के नाम से मैं मौजूद हूँ। कैमरे के पीछे हैं अमन कुमार, मैं हूँ शरद शर्मा।